हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का ये 6th सेट है। इसके पहले 5 सेट ऑलरेडी चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, इस सेट में कुल 30 प्रश्न होंगे और 30 के 30 प्रश्न बिहार स्पेशल के होंगे, यानी बिहार से संबंधित ही होंगे और आपकी आने वाली बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेट को और स्टार्ट करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शंस हैं और 5वां भी है। इनमें से बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए कौन सी तीर्थस्थली है जो प्रसिद्ध है? कौन सा कॉमन तीर्थ है दोनों का? सही उत्तर है बी, राजगीर। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप 5 से 7 सेकेंड्स का समय लेंगे और जैसा कि आपको मिल भी जाता है और आपको लगे कि आपको और समय चाहिए तो आप पॉज करके वीडियो को तब सोच भी सकते हैं और आंसर अपने मन में सोचिए। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जब हम किसी आंसर को मन में सोचते हैं और अगर वो गलत है और हमें सही मिल जाता है ना उसी समय, तो वो बातें हमें याद रह जाती हैं। तो इस पे आप काम जरूर करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, राजगीर। राजगीर के विषय में आप जानते हैं कि राजगीर में बौद्धों का शांति स्तूप भी बनाया गया है और जैनियों से भी संबंधित यहाँ पे प्रमुख तीर्थस्थल हैं। राजगीर के समीप ही पावापुरी है, आपको पता है, नालंदा के पास ही है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। इसके पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बिहार स्पेशल के हमारे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। 5 सेट इसके पहले भी आ चुके हैं, ये 6ठा सेट है। साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने कई सारे कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज़ भी कवर कराई है। परफेक्शन आईएएस और आस्था आईएएस के टेस्ट भी आपके लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आप जाके उन्हें कभी भी देख सकते हैं, उनका लाभ लेना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने बिहार ज्योग्राफी की भी सीरीज़ शुरू की है जो कि चैप्टर वाइज हमने बांटा हुआ है। जिस तरह से एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स को डिवाइड करके सिस्टमेटिक तरीके से पब्लिश करती है, ठीक उसी तरीके से मैंने बिहार ज्योग्राफी को भी चैप्टर वाइज लाने की कोशिश की है, जिसमें 2 चैप्टर हमारे आ चुके हैं। एक तो बिहार साइज एंड लोकेशन और दूसरा फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार। ये दोनों चैप्टर्स शॉर्ट नोट के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पे उपलब्ध हैं और बाकी चैप्टर्स भी तैयार हैं, बस आने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स देर न कीजिए, सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश कौन सा था? ऑप्शन है नंदवंश, गुप्तवंश, मौर्यवंश, शुंगवंश। सही उत्तर है सी, मौर्यवंश। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, इसने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस स्थापना को करने के दौरान उसने घनानंद की हत्या की थी और साथ ही साथ मौर्य वंश को एक साम्राज्य का रूप दिया था। तो ये मौर्य वंश ही था जो कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, सम्राट अशोक एक बहुत प्रमुख नाम है बिहार के इतिहास में, बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास में भी, ठीक है। इनका उत्तराधिकारी था बी, कुणाल। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि अशोक के पिता थे बिंदुसार। बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, इनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक और अशोक के उत्तराधिकारी हुए कुणाल। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसे प्रभावित किया था? ऑप्शंस हैं चंदालिका, गौतमी, चारुकला, करुआकी। सही उत्तर है डी, करुआकी। फ्रेंड्स, अगर आपने सम्राट अशोक पर बनी हुई जो कुछ वर्ष पहले फिल्म आई थी अशोका, अगर आपने देखी है तो करुआकी नाम का कैरेक्टर उसमें है जो कि कलिंगा में एक अनाथ राजकुमारी के रूप में जिसको प्रेजेंट किया गया है। ये करुआकी सम्राट अशोक की दूसरी महारानी थी, ठीक है। और ये राजकुमार तिवल की माँ थी। इनका जो पुत्र हुआ था ना उसका नाम था राजकुमार तिवल, ठीक है। ये इन्होंने अशोक को विशेष तौर पे प्रभावित किया था। आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताते चलिएगा कि अगर आपको ये किसी भी तरह का कोई स्पेशल चीज़ पे अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने प्रश्न सही किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इब्राहिम लोदी के समय में दरिया खान नुहानी कहाँ का गवर्नर था? सही है ए, बिहार। इब्राहिम लोदी के समय में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शेर शाह, जिन्हें शेर खां जिनका नाम था, इनके पिता का नाम क्या था? देखिए, शेर खां या शेर शाह, इनका वास्तविक नाम तो फरीद खान था, ये तो आप सभी जानते होंगे। इनके पिता का नाम था हसन खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के बारे में आपको बताऊं कि कर्नाट वंश मध्ययुगीन काल का एक प्रमुख वंश था। इसके संस्थापक थे नान्यदेव। ठीक है, कर्नाट वंश की खास बात यह है ना कि इस वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी ये प्रश्न कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है मध्य युग में? आंसर क्या होगा? कर्नाट वंश। ठीक है। 18वीं शताब्दी में बिहार में शोरा उत्पादन के मुख्य केंद्र कौन से थे? आपको पता होना चाहिए कि जब 1632 ईस्वी में और इसके बाद भी विभिन्न यूरोपीय कंपनियों ने पटना में, बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित करनी शुरू की, इसके बाद से इस समय इनका मूल फोकस जो था ना वो शोरा पर था। शोरा उत्पादन पे इनका ज़्यादा फोकस था। शोरा, अफीम, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था इनका। तो शोरा उत्पादन के जो मुख्य केंद्र थे 18वीं शताब्दी में, वो थे हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया। यानी चारों आंसर सही है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? ई, अर्थात एक से अधिक। पटना में 1857 ईस्वी के राष्ट्रीय विप्लव का आरंभ 3 जुलाई 1857 को किसके नेतृत्व में हुआ था? सही उत्तर है ए, पीर अली। देखिए, 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में 1857 के राष्ट्रीय विप्लव का आरंभ हुआ था पटना में। आपको बताऊं कि पीर अली जो थे ना, एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू किया। ये गुरहट्टा मोहल्ले के निवासी थे। गुरहट्टा मोहल्ले के निवासी थे पटना में, पटना सिटी में, और यहीं पर इन्होंने इस आंदोलन का शुभारंभ किया था पटना में। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा वहाबी आंदोलन के लिए पटना में 4 खलीफे नियुक्त किए गए थे। इनमें से कौन वो नहीं था? देखिए, सर सैयद अहमद खान ने वहाबी आंदोलन के लिए 4 खलीफे नियुक्त किए थे और उनके नाम थे विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद, फरहत अली। यानी कि आप ये जो चारों नाम देख रहे हैं ना, ये चारों ही नाम वहाबी आंदोलन के समय सर सैयद अहमद खान के द्वारा नियुक्त किए गए खलीफाओं के नाम हैं। यानी यहाँ पे चारों आंसर जो हैं वो इनके नाम है, और हमें बताना है कि कौन नहीं था। तो इनमें से तो कोई भी वैसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे तो थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसने की थी? ये की थी श्री कृष्ण सिंह और साथ में तेजस्वी प्रसाद, इन दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना और कब की थी? 1906 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रादेशिक सभा के प्रथम सचिव कौन थे? बिहार की प्रादेशिक सभा के प्रथम सचिव बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में बकाश्त आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, बकाश्त आंदोलन जो मूल रूप से था, ये मुंगेर में हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ मुंगेर में होने के साथ ही ये हुआ था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में।
इसमें क्या हुआ था ना इस आंदोलन में कि जो किसान थे अगर वो लगान नहीं अदा करते थे तो उसकी ज़मीनें ज़मींदार के पास चली जाती थी। इसी चीज़ को बकाश्त कहा जाता था। इसी का विरोध करते हुए ये आंदोलन हुआ था, यानी कि किसानों की ज़मीनें वापस दिलाने के लिए, सीज न की जाए इसके लिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं इनमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ई, यानी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, बार बार कह रही हूँ आपसे कि बहुत सारे हमने वीडियोस आपके लिए डाले हुए हैं, बहुत सारे सेट डाले हुए हैं और इतना एनफ टाइम है आपके पास अब डेट्स बढ़ने के बाद कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन हो सकता है। और मैं तो उम्मीद करती हूँ और मैं ये प्रे करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि जितने भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं उन सभी को इन वीडियोस का बहुत 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 सारा लाभ मिले, आपकी सफलता का मार्ग जरूर प्रशस्त हो। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर कौन थे? इस समय बिहार और उड़ीसा प्रांत, क्योंकि अब ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा दोनों ही बंगाल से तो 1912 में अलग हो गए थे और जो प्रांत था उसका नाम था बिहार उड़ीसा। इसके गवर्नर असहयोग आंदोलन के समय थे लॉर्ड सिन्हा। असहयोग आंदोलन के बारे में आप जानते ही हैं कि ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। इसको शुरू करने का कारण क्या था? मेन रूप से ये था ना कि महात्मा गांधी का मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग न किया जाए तो निश्चित रूप से वो 1 साल के अंदर उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। लेकिन 1922 में, फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके तहत, उसके कारणवश महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को फिर वापस ले लिया। 15वां प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94.16 लाख हेक्टेयर। ठीक है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94.16 लाख हेक्टेयर और ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। ठीक है, प्रश्न इस तरीके से भी आते हैं, इसलिए इनको फैक्ट्स को आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, रोहतास किस प्रमंडल में आता है? फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी कहा आपसे कि भूगोल के हमने वीडियोस डालने शुरू किए हैं, स्पेशली बिहार भूगोल पर फोकस्ड। तो उसमें आपको मैंने बताया है कि हमारे बिहार में 9 प्रमंडल हैं। उन्हीं 9 में से हर प्रमंडल के ज़िले की लिस्ट मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो रोहतास जो है ना वो आता है पटना प्रमंडल में। ठीक है, पटना प्रमंडल में। आगे बढ़ते हैं। रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच की दून घाटी को किस नदी की घाटी कहते हैं? देखिए, ये प्रश्न भी भूगोल के सेकेंड चैप्टर जो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का भौतिक विभाजन, उसी चैप्टर में ये भी है। और अगर आपने उन वीडियोस को देखी है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर कर पा रहे होंगे और आपको खुद ही ये फील हो रहा होगा कि ये वीडियोस कितने हेल्पफुल हैं आपके लिए। रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी, देखिए बिहार का जो ये हिस्सा है ना पश्चिमी चंपारण वाला, यहाँ पर है रामनगर दून और यहाँ पे है सोमेश्वर श्रेणी और इन्हीं दोनों के बीच में इस तरीके से है दून घाटी, जिसे हम हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में करेल केवाल मिट्टी का विस्तार किन जिलों में है? देखिए, ये चूँकि अभी मिट्टियाँ मैंने नहीं पढ़ाया है तो मिट्टियों वाला चैप्टर जब आएगा तो ये भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाएगा, बैठ जाएगा। करेल केवाल मिट्टी ना एक्चुअली कहते हैं ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ मिलती है उसी के आसपास करेल केवाल मिट्टी भी मिलती है। तो ये बेसिकली इस मिट्टी को पाया जाता है रोहतास में, पटना में, गया में, मुंगेर में, इसके अलावा भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, नालंदा, भागलपुर, इन सभी जिलों में करेल केवाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ई। बाकी जो कन्फ्यूज़न है वो मिट्टियों के चैप्टर पे जब हम आएंगे तो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी, आई प्रॉमिस। 19वां प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म हवा लू की गति कितनी होती है? लू के विषय में आप जानते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान में गर्मी के मौसम में ये हवा धूल भरी आंधियाँ होती हैं जो चलती हैं, इनको लू कहते हैं। इसकी गति होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 8 to 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मॉनसून का प्रभाव बिहार में आम तौर पर कब तक रहता है?
कुछ समय पहले मैंने इस प्रश्न को अपने एक दूसरे सेट में कुछ अलग तरीके से शामिल किया था कि मॉनसून लौटता हुआ मॉनसून कब तक चला जाता है बिहार से, है ना। तो उसका आंसर था मध्य अक्टूबर। देखिए यहाँ भी है 15 अक्टूबर ही उत्तर होगा कि मॉनसून का प्रभाव बिहार में 15 अक्टूबर तक बना रहता है आमतौर पे। ठीक है, ये टेंटेटिव है क्योंकि मौसम का तो कोई ठिकाना नहीं है, ऋतुओं का कोई ये नहीं होता, कभी मॉनसून जल्दी आ जाता है, कभी देर से जाता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैलेना जो लेड धातु का एक प्रमुख अयस्क है, बिहार के किस जिले के अभरखा क्षेत्र में इसके मिलने की पुष्टि हुई है। गैलेना ऐसे तो भागलपुर की तरफ मिलता है, लेकिन हाल ही में बिहार के बांका जिले के अभरखा क्षेत्र में इसके मिलने की पुष्टि की गई है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बांका। बांका की लोकेशन क्या है बिहार में, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लोकेशन। कुछ इस जगह पे बांका की लोकेशन है। ठीक है, बांका कटिहार इस जगह पे बांका की लोकेशन है, यानी बिहार के आप कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी भाग में बांका की लोकेशन आती है। आगे बढ़ते हैं हम। जमुई जिला का शंकरपुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। जमुई ज़िले में, हालांकि जमुई ज़िला तो हाल फिलहाल में बहुत सारी बातों के लिए चर्चा में आया है, बार बार मैंने आपको बताया बिहार का पहला पक्षी जो महोत्सव मना वो भी जमुई में ही मना है। श्रेयसी सिंह जो काफ़ी अभी चर्चित हैं वो भी जमुई की हैं। तो जमुई बहुत सारे कारणों से हाल फिलहाल में चर्चा में बना हुआ है लगातार। इसी संदर्भ में पूछा जा रहा है कि जमुई का शंकरपुर का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है, देखिए ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, ये प्रसिद्ध है ए सोप स्टोन के लिए। अब ये सोप स्टोन क्या होता है। सोप स्टोन इनफैक्ट एक ऐसा खनिज है जो कि सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक के लिए या फिर पेंट वगैरह के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। ये प्रतिशत है 52.14%, 52.14% पुरुषों का प्रतिशत। महिलाओं के प्रतिशत की बात करें साथ ही साथ वो भी देख ही लेते हैं, वो है 47.86%, 47.86%। तो पुरुषों का प्रतिशत है 52.14, महिलाओं का 47.86। आगे चलते हैं। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम जहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो जिला है सी कैमूर। यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है वो 488 है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी। ये दर थी 10.5%। देखिए ये ऐसी विकास दर थी ना जो भारत के यानी राष्ट्र के विकास दर से अधिक थी। ठीक है, राष्ट्र के विकास दर से अधिक थी। बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी, 10.5%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2019 से 20 में बिहार राज्य के GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो कुल योगदान रहा वो कितना रहा। ये योगदान था 18.7%। ठीक है, 18.7%। आगे बढ़ते हैं। हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में महिला WPR शहरी क्षेत्र में कितना था। अब ये कुछ लोगों के लिए एक नया टर्म होगा। WPR कामगार जनसंख्या अनुपात, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, है ना। यानी एक तरह से ये हुआ कि महिलाओं के जो वर्क करने का रेशियो है पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से वो कितना है शहरी क्षेत्र में। तो ये रेशियो था शहरी क्षेत्र में 5.7%, 5.7% यानी 5.7%।
28वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्यपाल को विधानमंडल के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण देना होता है। यानी यहाँ पे सीधे बोला जा रहा है कि जो बजट और बजट के ठीक पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, इसके अलावा बजट वगैरह का जो प्रावधान, बजट का जो कार्यक्रम शुरू किया जाता है, वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार इसको शुरू किया जाता है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल पूरा आय और व्यय का एक एस्टिमेटेड विवरण प्रस्तुत करते हैं। ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 202। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर इनमें से नहीं है सी, निगम कर। देखिए, निगम कर और आयकर ये दो कर ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। आयकर और निगम कर, चूँकि ये प्रत्यक्ष रूप से सरकार को दिया जाता है, तो ये दोनों कर हैं जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इसके अलावा सेवा कर, आबकारी शुल्क और सीमा शुल्क, ये जो टैक्सेस हैं ना, ये अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए बिहार सरकार का अनुमानित राजकोषीय घाटा अनुमानित जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो एस्टिमेटेड सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसका कितना परसेंट एस्टिमेट किया गया है राजकोषीय घाटे के रूप में? इसका आंसर है 2.97%, ठीक है, 2.97%। देखिए, ये घाटा हमेशा 3% से कम होना चाहिए, तो ये 2.97% है, तकरीबन 3% हो ही गया। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, ये एक बार में नहीं समझ में आएगा। मैं इकोनॉमिक वर्ड्स की एक अलग वीडियो लेके आऊँगी, अगर आप इसके लिए चाहेंगे तो। उसमें इकोनॉमिक्स के जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होते हैं, जो अक्सर बजट में या प्रश्नों में इस्तेमाल किए जाते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह में, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने कंप्लीट स्कोर भी बताइए कि इन 30 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। साथ ही साथ चलते हैं, आज का प्रश्न भी देख लेते हैं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ए, महात्मा गांधी, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, राजेंद्र प्रसाद, डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। ये हमारे आज के क्वेश्चन है, आज का प्रश्न है ये। इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही साथ अपने फीडबैक दीजिए, और किसी तरह की वीडियो चाहिए, कोई डिमांड है तो वो बताइए। सारे वीडियोस देखिए, खूब अच्छी तैयारी कीजिए, खूब सफल होइए। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू।